बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम ऑल माय डियर फॉलोअर्स एंड डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर डिकम्पोजिशन टेक्निक्स ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स। अगर आप लोग एफपीएससी केमिस्ट्री की तैयारी कर रहे हैं तो ये सिलेबस का पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज हम इंशाल्लाह कंप्लीट डिस्कस करेंगे कि रॉक्स एंड मिनरल्स की डिकम्पोजिशन क्यों की जाती है, डिकम्पोजिशन है क्या, कौन कौन से फैक्टर्स हमने देखने हैं, कौन कौन सी टेक्निक हम यूज़ करते हैं, कौन कौन से मेथड यूज़ करते हैं और इसका एप्लीकेशंस क्या हैं। बेसिकली डिकम्पोजिशन किस लिए की जाती है, कहाँ कहाँ पे इसका इम्पोर्टेंट रोल है। तो आज हम इस क्लास को कंप्लीट डिस्कस करेंगे इस टॉपिक को। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि वाई डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स इज़ इम्पोर्टेंट। आखिर हम ये चीज़ें पढ़ रहे हैं जो आपके सिलेबस का हिस्सा है। एज अ केमिस्ट आप काम करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि डिकम्पोजिशन क्यों कर रही है हमने रॉक्स एंड मिनरल्स की डिकम्पोजिशन वे इट इज़ इम्पोर्टेंट। ओके, रॉक्स एंड मिनरल्स दीज आर द कम्प्लेक्स सॉलिड्स होते हैं, ठीक है। इट कंटेनिंग द एलिमेंट्स लॉक्ड इन द क्रिस्टल लेटिसेस। उन स्ट्रक्चर्स के अंदर, उन लेटिस के अंदर इनके एलिमेंट्स लॉक्ड होते हैं, ठीक है। डिकम्पोजिशन ब्रेक्स दी स्ट्रक्चर्स। जब हम उसकी डिकम्पोजिशन करवाते हैं तो उनकी स्ट्रक्चर को ब्रेक डाउन करते हैं और उसमें से जो इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूट्स होते हैं, जो एलिमेंट्स होते हैं, वो एलिमेंट्स रिलीज हो जाते हैं इनटू दी सॉल्यूशन फॉर्म में आ जाते हैं। हम किसी भी सॉल्यूशन को डिफरेंट मेथड यूज़ करके हम उसको डिकम्पोजिशन करते हैं रॉक्स की, मिनरल्स की, तो उसमें से जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं वो एलिमेंट्स आपके सोल्यूशन में आ जाते हैं। फिर हम उसको एनालाइज करते हैं बाय यूजिंग द डिफरेंट methods by the different instrumental techniques like atomic absorption spectrophotometer, आप इंडक्टिवली कपल्ड प्लाज्मा, ऑप्टिकल एमिशन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर आप यूज़ कर सकते हैं, एक्सरे फ्लोरेसेंस, इसके अलावा टाइट्रेशन मेथड्स आप यूज़ कर रहे हैं, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। तो ये डिफरेंट मेथड्स हैं। तो इसलिए डिकम्पोजिशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ताकि उस रॉक्स के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनकी नेचर क्या है उनको हम इजीली जो है ना वो क्या कर सकें, या उसकी क्या कंपोजिशन है, हाउ मच अमाउंट इज़ प्रेजेंट इन द रॉक्स, इन द मिनरल्स, उनको एनालाइज करना, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को जज करना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस वजह से हमें इसी का करते हैं डिकम्पोजिशन करवाना पड़ती है, अदरवाइज आप इसको एनालाइज नहीं कर सकते। एसेंशियल फॉर एक्यूरेट केमिकल एनालिसिस। अब इस डिकम्पोजिशन की फर्दर हम देख लेते हैं कि क्या इसकी इंपॉर्टेंस है। इट इज़ एसेंशियल फॉर द एक्यूरेट केमिकल एनालिसिस। विदाउट डिकम्पोजिशन मैनी एलिमेंट्स रिमेन अनडिटेक्टेड। अगर आप डिकम्पोजिशन नहीं करवाएंगे तो बहुत सारे एलिमेंट्स को आप डिटेक्ट नहीं कर पाते, ठीक है, या आप उसको मैयर नहीं कर पाते। तो इट डिकम्पोजिशन इंश्योर करती है कि आपकी टोटल रिकवरी ऑफ टारगेट एलिमेंट्स लाइक उसमें आयरन है, एल्यूमिनियम है, सिलिकॉन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, रेयर अर्थ मेटल्स, उसको हम इजीली जो है वो रिकवर कर सकते हैं। ये एक सबसे इंपॉर्टेंट इसका फ़ायदा है। दूसरी इंपॉर्टेंस है कि रिक्वायर्ड इन दी जियोलॉजिकल एंड माइनिंग इंडस्ट्रीज़। ये जो जियोलॉजिकल एंड माइनिंग खान खुनी होती है उनमें भी ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बिकॉज क्योंकि इस डिटरमिन दी मिनरल कंपोजिशन ऑफ ओर्स आपकी डिफरेंट यूजेस हैं ओर्स के। तो ओर्स में से मेटल को एक्सट्रैक्ट करना, दिस इज कॉल्ड दी मेटलर्जी, इसको कहते हैं। तो मेटलर्जी के अंदर इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, डिकम्पोजिशन करनी पड़ती है आपको। डिफरेंट मेथड भी हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे, मेटलर्जी का सेपरेट टॉपिक बनाएंगे, वो भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूँगा। इसके साथ साथ इवेलुएट दी मेटल कंटेंट फॉर द इकोनॉमिक फिजिबिलिटी, क्योंकि वो जो आपका मेटलर्जी होती है या आपके ओर्स होते हैं वो कितने इकोनॉमिक होते हैं, उसमें मेटल की परसेंटेज और मेटल की अमाउंट से हमें अंदाज़ा होता है। इनेबलिंग द इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग, ये भी इंपॉर्टेंट है कि अगर आपके पास सेडिमेंट्स एंड रॉक पार्टिकल्स इन द सॉइल या वाटर के अंदर रिक्वायर्ड हैं, अगर सॉइल के अंदर आपका सेडिमेंट्स या रॉक पार्टिकल्स हैं या वाटर के अंदर वो मौजूद हैं, तो आपको पता है उसमें हैवी मेटल्स भी हो सकती हैं। वो हैवी मेटल ऐसा ऐसा आपके वाटर में इंक्लूड कर सकते हैं, वो आप वाटर जो है वो कंज्यूम करते हैं, एनिमल्स कंज्यूम करते हैं, तो वो फिर डिफरेंट डिजीज़ काज कर सकता है, वाटर बॉर्न डिजीज़ जिनको हम कह सकते हैं। इसमें हैवी मेटल में आपकी लेड है, मरकरी है, आर्सेनिक है। तो इनको क्वांटिफाई करना भी इंपॉर्टेंट है। कैसे हम इसको क्वांटिफाई कर सकते हैं, तो फिर हम उन रॉक्स को लेते हैं, वहाँ से सैंपल लेने के बाद उसकी डिकम्पोजिशन करते हैं और फिर चेक करते हैं कि इसमें आपकी हैवी मेटल्स कितनी अमाउंट में मौजूद हैं। क्योंकि इसका जो प्रॉक्सिमेट एनालिसिस होता है, या आप इसकी कह सकते हैं कि जो इसकी परमिसिबिलिटी एक लिमिट होती है कि इतनी अमाउंट में अगर आपके अंदर वाटर के अंदर या सॉइल में ये चीज़ें हों तो फिर वो रिकमेंडेड होती हैं, अदरवाइज रिकमेंडेड नहीं होती। तो इसलिए इसको एनालाइज करना इंपॉर्टेंट होता है।
Secondly, foundation for research and material characterization in academics and laboratories. तो decomposition is the first step in the petrological studies. पेट्रोलियम जब आप लेते हैं, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप रॉक से लेते हैं, आप दबी हुई जो आपके पास रॉक्स वहाँ से पेट्रोल लेते हैं, तो हो सकता है कि वहाँ पे भी आपका ये कंटेंट उस पेट्रोल में मौजूद हो, तो इसलिए हम उसको भी एनालाइज करते हैं, क्या ये नुकसानदेह तो नहीं है। फॉर एग्जांपल आपके पेट्रोल के अंदर लेड की अमाउंट ज़्यादा आ जाती है, तो आपको पता है लेड जहरीला एलिमेंट है, लेड ऑक्साइड बनाता है, लंग कैंसर काज करता है, तो इसलिए इसको भी एनालाइज करना इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग पेट्रोलॉजिकल स्टडी कर रहे हैं, जियोकेमिकल मॉडलिंग कर रहे हैं या मटेरियल साइंस को पढ़ रहे हैं, तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं कि टाइप्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ डिकम्पोजिशन टेक्निक्स। तो फिर हम डिकम्पोज अगर हम करते हैं, डिकम्पोजिशन करते हैं, तो हम कौन कौन से मेथड यूज़ कर सकते हैं, कौन कौन सी टेक्निक यूज़ करते हैं, क्योंकि मेथड एंड टेक्निक डिपेंड ऑन द कंडीशंस। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है ये वाला, ठीक है, इसको ज़रा देखिएगा। डिकम्पोजिशन इज द क्रिटिकल स्टेप होता है इन द जियोकेमिकल एनालिसिस के अंदर। द टेक्निक मस्ट बी सिलेक्टेड, आपने जो टेक्निक सिलेक्ट करनी है बेस्ड ऑन द मिनरल टाइप, वो किस टाइप का मिनरल है और उसकी एक्यूरेसी कितनी होगी, सेफ्टी कंसर्न क्या है, तो ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम वो टेक्निक यूज़ करते हैं इनको डिकम्पोज करने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले मेथड है एसिड डाइजेशन। इसका मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ कि जब आपके पास एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर एसिड डाइजेशन का मेथड भी पढ़ा है, बेसिक एनालिटिकल टेक्निक्स में भी हमने ये चीज़ें पढ़ी हैं। एसिड डाइजेशन क्या होती है, वेट डाइजेशन और एसिड डाइजेशन। इसका प्रिंसिपल क्या है, मिनरल्स और डिजॉल्व इन द स्ट्रॉन्ग एसिड। तो इसमें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स आप यूज़ करते हैं, वो क्या करते हैं, आपके मिनरल्स को डिजॉल्व करते हैं, और जैसे आप डिजॉल्व करते हैं तो उसके अंदर जो मेटल्स होती है वो आपके एसिडिक सोल्यूशन में आ जाती है, टू रिलीज द एलिमेंट्स इन दी सोल्यूशन के अंदर आ जाता है। तो इसमें रिएजेंट आप कौन कौन से यूज़ कर सकते हैं, HCl यूज़ करते हैं जनरली, नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और इसके साथ साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी समटाइम यूज़ करते हैं। कुछ सिलिकेट्स को, यानी कि सिलिका को अगर आपने चेकआउट करना है तो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, HF यूज़ करते हैं। इसका प्रोसीजर क्या है, बस ये आपने जस्ट प्रोटोकॉल को फॉलो कर लेना है कि एसिड डाइजेशन अगर आपने करनी है तो इसका क्या प्रोसीजर है। सबसे पहले आप वेट लेंगे 0.1 to 0.5 ग्राम, आप पाउडर सैंपल लेंगे, वो रॉक्स लेंगे, उसकी ग्राइंडिंग करके पाउडर सैंपल ले लेंगे। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, उसमें मिक्सचर ऐड करेंगे एसिड्स का। एसिड सिंपली भी आप यूज़ कर सकते हैं, अगर आप मिक्सचर यूज़ करते हैं तो वो मोर ज़्यादा एफिशिएंट डिकम्पोजिशन करता है, लाइक HCl, HNO3 और HF का मिक्सचर यूज़ कर लें। उसके बाद आपने इसको हीट करना है जेंटली, टेफलॉन बीकर के अंदर आपने यूज़ करना है, ग्लास यूज़ नहीं करना है, स्पेशली जब आप HF उसमें ऐड कर रहे हो, क्योंकि HF ग्लास को क्या कर देता है, डिकम्पोज कर देता है। अलाउ डाइजेशन अनटिल द सैंपल डिजॉल्व, आपने डाइजेशन करते रहने जब तक सारा का सारा सैंपल डिजॉल्व हो जाए। फिर इवेपोरेट टू द नियर ड्राइनेस ऑफ इफ नेसेसरी, फिर डाइल्यूट विद द डिआयोनाइज्ड वाटर के साथ डाइल्यूट करना है तो वो आपका वाटर के अंदर चला जाएगा। ट्रांसफर टू दी वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क के अंदर आप उसको ऐड कर देंगे सोल्यूशन को, वो आपकी जो मेटल्स हैं वो आपके सोल्यूशन में चली गई है। फिर उसके बाद आप जाके उसका एनालिसिस करते हैं, चाहे वो आप वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस कर रहे हैं, चाहे वो आप क्या कर रहे हैं, एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक यूज़ कर रहे हैं। यूज फॉर द सूटेबल, अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये मेथड कब यूज होता है, इट इज़ सूटेबल फॉर द सॉफ्ट एंड इंटरमीडिएट हार्डनेस मिनरल्स। ऐसे मिनरल जो सॉफ्ट हों या इंटरमीडिएट हार्ड हों, तो उन मिनरल्स को अगर आपने डिकम्पोज करना है तो फिर ये वाला मेथड आप यूज़ कर लें, एसिड डाइजेशन मेथड इसको कहते हैं। एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, HF हाईली टॉक्सिक होता है, ऑलवेज यूज़ अंडर दी, इसको फ्यूम हुड में रखा जाता है, यूज़ किया जाता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका बन सकता है। सेकेंड मेथड है फ्यूजन मेथड, ये भी हमने पढ़ा था, जिसमें हम सोडियम कार्बोनेट फ्यूजन मेथड इसको कहते हैं, ठीक है। अल्कली यूज़ करते हैं इसमें, अल्कली का सॉल्ट। प्रिंसिपल क्या है, मिक्स द सैंपल विद द फ्लक्स, इसमें हम फ्लक्स यूज़ करते हैं। वो फ्लक्स कौन से हो सकते हैं, एसिडिक भी हो सकते हैं, बेसिक भी हो सकते हैं, और जनरली हम ये वाला फ्लक्स यूज़ करते हैं, बेसिक फ्लक्स, अल्कलाइन फ्लक्स या बेसिक फ्लक्स। सोडियम कार्बोनेट या फिर सोडियम परऑक्साइड यूज़ करते हैं, या फिर लिथियम मेटक बोरेट भी हम यूज़ कर लेते हैं समटाइम। तो हम फ्लक्स यूज़ करते हैं और फिर उसको हीट करते हैं एट द हाई टेम्परेचर टू ब्रेक डाउन द रिफ्रैक्टरी मटेरियल जो होता है, ठीक है, वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू द ग्लासी वाटर सॉल्युबल फॉर्म में मेल्ट हो जाता है, तो हम उसको सोल्यूशन में लेके आते हैं, डिकम्पोज हो जाता है, ठीक है। इसका प्रोसीजर क्या है, आप 0.1 से 0.5 ग्राम जो है वो आप मिक्स करें सैंपल को, कि इसके अंदर 10 टाइम इट्स वेट ऑफ फ्लक्स, ठीक है, फ्लक्स के 10 टाइम वेट का होना चाहिए।
इन अ प्लाटिनियम क्रूसिबल के अंदर हीट द फर्नेस, टेम्परेचर आपने नोट कर लेना है 900 से 1000 डिग्री टेम्परेचर आपने उसको देना है अनटिल द मिक्सचर मेल्ट्स इनटू द क्लियर बीड की फॉर्म में वो आ जाए। फिर आपने उसको मेल्ट करना है, देन आपने डाइल्यूट HCl या HNO3 के अंदर डिजोल्व करना है और फिर उसको आपको फिल्टर करना है और फिर उसके बाद आपने इसको एनालाइज करना है, एनालिसिस करना है इसका। ये मेथड कब यूज़ होता है? फ्यूजन मेथड इंपॉर्टेंट है। इसकी स्पेशलिटी क्या है? तो ये जनरली हम सिलिकेट रॉक्स अगर हैं, क्रोमाइट रॉक्स हैं, जिरकोन है, तो जिनको हम या अदर रिफ्रैक्टरी मटेरियल जिस तरह सिलिका है, तो उनके लिए हम जो है वो यूज़ करते हैं, ये वाला मेथड यूज़ करते हैं फ्यूजन। तो इसमें फ्यूजन मिक्सचर यूज़ करते हैं, दिस इज़ कॉल्ड दी फ्लक्स हम यूज़ करते हैं, ये नोट कर लें। इसमें क्या यूज़ करते हैं? आप फ्लक्स ऐड करते हैं बजाय इसके कि आप स्ट्रॉन्ग एसिड यूज़ करें। नेक्स्ट मेथड है पर ऑक्साइड फ्यूजन है, थर्ड मेथड है। तो इसका प्रिंसिपल ये है कि इसमें आप ऑक्सीडाइजिंग फ्लक्स यूज़ करते हैं, प्योर ऑक्सीडाइजिंग, जो कि कम्प्लेक्स इवन के कम्प्लेक्स सल्फाइड को डिकम्पोज कर देता है। रिफ्रैक्टरी मिनरल्स जनरेट्स दिस जनरेट द एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ये परफॉर्म करता है और इसकी रैपिड डिकम्पोजिशन होती है। ऑक्सीडाइजिंग फ्लक्स जब आप यूज़ करेंगे, दिस इज वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, और ये रैपिड रिएक्शन होगा, डिकम्पोजिशन होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। इसमें रिएजेंट यूज़ करते हैं वो सोडियम, ये नोट कर लें, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सोडियम पर ऑक्साइड यूज़ करते हैं, दिस इज द ऑक्सीडाइजिंग फ्लक्स। ऐसी MCQ बन सकती है आपकी, ऑक्सीडाइजिंग फ्लक्स जो है वो जनरली हम क्या करते हैं? यूज़ करते हैं। ओके हो गया। प्रोसीजर क्या है इसका? मिक्स फाइनली ग्राउंड सैंपल आपने ले लेना है, आपने इसको फ्लक्स के अंदर ऑक्सीडाइजिंग फ्लक्स में आपने ऐड कर देना है, हीट जेंटली करना है, मफल फर्नेस में 500 से 600 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर आपने मेंटेन रखना है। सैंपल फ्यूजेज रैपिडली एंड एक्सोथर्मली, कूल एंड डिजोल्व मेल्ट विद द, फिर एट द एंड डाइल्यूट HCl के साथ आपने इसको क्या करना है? डिजोल्व करना है और प्रिपेयर करके फिल्टर करके आपने इसका एनालिसिस करना है। तो ये स्पेसिफिकली यूज़ होता है किसके लिए? जब आपके पास सल्फाइड ओर्स हों, क्रोमाइट हों या आर्सेनाइड्स हों, तो फिर आपने ये मेथड यूज़ करना होता है ऑक्सीडाइजिंग फ्लक्स वाला। फोर्थ मेथड है माइक्रोवेव असिस्टेड एसिड डाइजेशन। तो इसमें हम क्या करते हैं? माइक्रोवेव की बम्बार्डमेंट करते हैं, क्लोज्ड वेसल डाइजेशन यूजिंग द माइक्रोवेव एनर्जी स्पीड अप, माइक्रोवेव एनर्जी आप ऐड करते हैं और ये स्पीड अप एंड इन्हांस द एसिड अटैक ऑन द सैंपल। तो इससे आपका जो एसिड होता है वो जल्दी जल्दी जाके अटैक करता है। तो इसमें भी एसिड यूज़ करते हैं, लेकिन साथ में माइक्रोवेव असिस्ट करते हैं। माइक्रोवेव और ज़्यादा इस रिएक्शन को यानी कि क्या करवाती है? डिकम्पोज करवाती है। तो ये हार्ड जो रॉक्स होती हैं, हार्ड मटीरियल्स, उनके लिए जनरली हम ये मेथड यूज़ कर सकते हैं। नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोजन परऑक्साइड भी आप यूज़ करते हैं। इसके जो प्रोसीजर है वो आप देख लें कि इसमें सैंपल का वेट करना है, टेफ्लॉन डाइजेस्टेड वेसल आपने यूज़ करनी है और अप्रॉक्सीमेट एसिड आपने मिक्स कर देना है। फिर आप इसके बाद माइक्रोवेव डाइजेशन सिस्टम जो है उसमें आपने इसको रखना है ताकि माइक्रोवेव उसमें डाली जाए। तो इसके बाद प्रोग्राम टाइम या टेम्परेचर आपने मेंटेन कर लेना है 180 to 30 मिनट्स। आफ्टर डाइजेशन कूल करना है, ओपन करना है, डाइल्यूट विद द डिस्टिल्ड वाटर और उसके बाद आपने एनालिसिस करना है। और ये यूज़ कब होता है? एनवायरमेंटल सैंपल के लिए, ट्रेस मेटल्स को एनालाइज करने के लिए, सॉइल्स के अंदर हम इसको जनरली यूज़ करते हैं। एडवांटेज इसका क्या है? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये मेथड माइक्रोवेव असिस्टेड जो है ये फास्टर होता है। जितने भी हमने बाकी ट्रेडिशनल मेथड यूज़ किए हैं सबसे फास्ट मेथड है, फास्ट डिकम्पोजिशन होती है। लेस एसिड यहाँ पे यूज़ करते हैं, एसिड थोड़ा सा यूज़ करते हैं, माइक्रोवेव असिस्ट करती है और वो इस एसिड डिकम्पोजिशन को फास्ट कर देती है। इस तरह रिड्यूसेस द कंटेमिनेशन एंड लॉस ऑफ वोलेटाइल एलिमेंट्स। तो ये इसमें ये तो कंटेमिनेशन के चांसेस भी बहुत कम होते हैं और वोलेटाइल एलिमेंट्स, ठीक है, जो लॉस होता है वो भी बहुत कम होता है। अब ये कंपैरेटिव स्टडी है, इसको ज़रा देखिएगा। अगर आप एसिड डाइजेशन यूज़ कर रहे हैं तो आप टेम्परेचर लो रखना पड़ता है और ये रिएजेंट्स आप यूज़ करते हैं डाइजेशन के लिए और ये सूटेबल होता है सॉफ्ट या इंटरमीडिएट रॉक्स के लिए यूज़ होता है। ये इंपॉर्टेंट है ये टेबल। इस तरह फ्यूजन मेथड आप लेते हैं तो इसमें टेम्परेचर हाई रखना पड़ता है। सोडियम कार्बोनेट जनरली आप यूज़ करते हैं, रिफ्रैक्टरी मटीरियल मिनरल्स के लिए यूज़ होता है। परऑक्साइड फ्यूजन यूज़ करेंगे तो ये मॉडरेट 600 टेम्परेचर रखना पड़ेगा आपको। सोडियम परऑक्साइड यूज़ करेंगे और ये सल्फाइड और क्रोमाइड के लिए प्रेफरली यूज़ होता है। अगर माइक्रोवेव डाइजेशन यूज़ करेंगे तो बहुत ही लो टेम्परेचर रखना पड़ता है 180 डिग्री, और इसमें एसिड आप कोई भी डाल दें वेरी मिन्यूट क्वांटिटी में और ये ऑलमोस्ट ऑल टाइप्स ट्रेसेस मेटल्स वगैरह को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम बात कर लेते हैं, कुछ ओवरव्यू ले लेते हैं कि आपने सैंपल प्रिपेयर कर लिया, आपने उसको एनालाइज करना है।
तो आप कौन कौन सी टेक्निक यूज़ कर सकते हैं रॉक्स एंड मिनरल्स को जो है ना वो उसमें से एलिमेंट्स को उसकी प्रॉपर्टी को चेकआउट करने के लिए। द इवेल्युएशन ऑफ रॉक एंड मिनरल्स इन्वॉल्व डिटर्मिनिंग देयर केमिकल कंपोजिशन चेक करते हैं हम, ठीक है, और मिनरोलॉजी इसको कहते हैं, स्ट्रक्चर उसकी देखते होते हैं, एनालिटिकल टेक्निक यूज़ करते हैं। आपने मिनरल्स रॉक की स्ट्रक्चर को देखना है, मॉर्फोलॉजी को देखना है, उसकी केमिकल कंपोजिशन देखना है, कौन कौन से एलिमेंट हैं, तो इसके लिए डिफरेंट टेक्निक हम यूज़ करते हैं। वो क्वालिटेटिव भी होती हैं, क्वान्टिटेटिव भी होती हैं, डिस्ट्रक्टिव टेक्निक्स भी होती हैं और नॉन डिस्ट्रक्टिव टेक्निक्स भी होती हैं। डिस्ट्रक्टिव और नॉन डिस्ट्रक्टिव टेक्निक्स में क्या डिफरेंस है ये ऑलरेडी मैं आई थिंक बता चुका हूँ। डिस्ट्रक्टिव टेक्निक्स बेटा वो टेक्निक्स होती हैं जिसमें आपका सैंपल जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, आफ्टर एनालिसिस आपका सैंपल ख़त्म हो जाता है, आपको दोबारा बनाना पड़ता है। और नॉन डिस्ट्रक्टिव टेक्निक्स वो होती हैं जिसमें आप सैंपल एक दफ़ा एनालिसिस करते हैं तो उसके बाद भी आपका सैंपल मौजूद होता है। जिस तरह IR की एग्जांपल ले लें, जिस तरह एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपिक फ्लेम इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी है, तो उसमें जब हम करते हैं तो कंबस्टन होती है बेसिकली, तो वो आपका सैंपल डिस्ट्रॉय हो जाता है। एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स या ICP OES यूज़ करते हैं तो वहाँ पे भी आपका सैंपल डिस्ट्रॉय हो जाता है। एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स दीज आर द डिस्ट्रक्टिव टेक्निक्स, वाइल द NMR आप कह लें या उसके बाद IR कह लें या UV विजिबल कह लें, तो उसमें आपका जल्दी सैंपल डिस्ट्रॉय नहीं होता। ओके, तो इसमें डिफरेंट कैटेगरी में हमने डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट वन इज द क्लासिकल या केमिकल मेथड्स, सिंपल मेथड्स। इसमें ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस है जिसमें वेट अगर आपने मेजर करना है, प्रेसिपिटेट, कुछ मेटल्स ऐसी होती हैं जो प्रेसिपिटेट की फॉर्म में हमें मिलती हैं तो उसके प्रेसिपिटेट बना लेते हैं, लाइक यूज फॉर डिटर्मिनिंग सिलिका, आयरन, एलुमिना बाय द प्रेसिपिटेशन मेथड एंड वेइंग करते हैं हम इसकी। कुछ वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस होता है जिसको टेट्रीमेट्रिक एनालिसिस कहते हैं। ये जनरली कैल्शियम के लिए या मैग्नीशियम के लिए, वाटर की हार्डनेस को मैंगनीज के लिए जनरली यूज़ करते हैं। कैलोरीमेट्री जो है इट इज़ यूज फॉर द आयरन, यानी कि उन कंपाउंड्स के लिए जो जनरली कलर देते हैं, फास्फेट है या अदर कलर डाइंस के लिए ये यूज़ करते हैं। कुछ इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक्स हैं, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन, ये चीज़ें हमने पढ़ी हुई हैं, मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ जस्ट। एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी आप यूज़ करते हैं फॉर द मेटालिक एलिमेंट्स के लिए जनरली यूज़ करते हैं, उनकी कंसंट्रेशन को फाइंड आउट करने के लिए। आयरन है, जिंक है, कॉपर है, लेड है, तो ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कंप्लीट एनालिसिस की, आप किस तरह इसको एनालाइज करते हैं इन दी एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। हम सबसे पहले सैंपल लेते हैं, सैंपल की क्या करते हैं, सैंपल को प्रिपेयर करते हैं डिफरेंट यूजिंग द टेक्निक्स, डिकम्पोजिशन टेक्निक, फिर उसके बाद सैंपल तैयार हो जाता है, आप उसके स्टैंडर्ड बनाते हैं, स्टैंडर्ड बनाने के बाद आप स्पेक्ट्रोफोटोमीटर पर रन करते हैं, ऑब्जॉर्प्शन आती है, कैलिब्रेशन कर्व ड्रा करते हैं, फिर उसके बाद स्टैटिस्टिकल टूल्स यूज़ करते हैं, एट द फाइनली आपका रिजल्ट आ जाता है और वो रिजल्ट आप स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ उसको शो करते हैं। ये एक्यूरेट और प्रिसाइज रिजल्ट्स को शो करता है, ठीक है। तो ये सिंपल इसका कॉन्सेप्ट है। तो दिस इज दी हाई सेंसिटिव टेक्निक होती है फॉर ट्रेस एंड हैवी मेटल्स के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो हैवी मेटल जिस तरह मरकरी है तो उसके लिए हेड्राइड जनरेशन टेक्निक हम यूज़ करते हैं एटोमाइजेशन के लिए। आर्सेनिक के लिए एक और टेक्निक यूज़ करते हैं। इस तरह ICP OES भी यूज़ कर सकते हैं, इंडक्टिवली कपल्ड प्लाज्मा ऑप्टिकल इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो ये मल्टीपल, इसकी प्रॉपर्टी, इसकी खूबी ये है कि आप एट अ टाइम मल्टीपल एलिमेंट्स को एनालाइज कर सकते हैं, जबकि एटॉमिक इमिशन में और एटॉमिक एब्जॉर्प्शन में आप मल्टीपल एलिमेंट्स को नहीं कर सकते। ये इसकी एफिशिएंसी है। हाई थ्रूपुट एक्सीलेंट फॉर मेजर माइनर एंड ट्रेस एलिमेंट्स को आप इजीली मेजर कर सकते हैं। इसमें हम जनरली क्या यूज़ करते हैं, आर्गॉन प्लाज्मा यूज़ करते हैं टू एक्साइट द एटम वेरी वेरी हाई टेम्परेचर, 5000 से 10,000 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर वहाँ पे प्लाज्मा के थ्रू दिया जाता है। ICP MS टेक्निक है, हाईली एक्सट्रीमली सेंसिटिव टेक्निक है। सेंसिटिव का वर्ड इसलिए यूज़ किया क्योंकि MS जो है दिस इज वेरी वेरी सेंसिटिव डिटेक्टर यूज़ करते हैं, मास स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, मास स्पेक्ट्रोमीटर। अल्ट्रा ट्रेस एनालिसिस के लिए यूज़ कर सकते हैं आप, इवन के PPB लेवल पे, पार्ट्स पर ट्रिलियन लेवल पे भी आप इसको एनालाइज कर सकते हैं। यूज़ फॉर द रेयर अर्थ मेटल्स के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं। रेडियो आइसोटोप्स को भी हम एनालाइज कर सकते हैं बाई ICP MS। रिक्वायर्ड क्लीन लैब एंड सैंपल डाइजेशन जो है ना वो करते हैं। एक्सरे फ्लोरेसेंस के लिए नॉन डिस्ट्रक्टिव टेक्निक है, ये डिस्ट्रक्टिव टेक्निक्स हैं, ICP OES एंड ICP MS एंड दीज थ्री टेक्निक्स, दीज आर कॉल्ड दी, इनको आप कह सकते हैं, नोट कर लें, दीज आर दी डिस्ट्रक्टिव टेक्निक्स इनको कहते हैं। इसमें आपका सैंपल डिस्ट्रॉय हो जाता है। नेक्स्ट है जी एक्सरे फ्लोरेसेंस, ये नॉन डिस्ट्रक्टिव में आता है। डिटरमिन द मेजर एंड ट्रेस एलिमेंट्स इन दी सॉलिड्स और या पाउडर फॉर्म में हम इसको लेते हैं, और ये जनरली माइनिंग एंड सीमेंट इंडस्ट्री में हम इसको यूज़ करते हैं कंपोजिशन के लिए। एक्सरे डिफ्रैक्शन आपने पढ़ा होगा नाम, ये किसके लिए यूज़ होती है, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स की फेजेस को चेकआउट करने के लिए और मिनरल टाइप को डिस्कस करने के लिए। इट हेल्प्स टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द पॉलीमार्फ्स
जो कैल्साइट या आर्गोनाइट होते हैं डज नॉट क्वांटिफाई द एलिमेंट बट मिनरल्स। ठीक है, तो ये एलिमेंट के लिए यूज़ नहीं होती। इसमें एक्सरे डिफ्रैक्शन में जनरली हम उसकी साइज़ देखते हैं कि उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, और जो आपके पास आयनिक क्रिस्टल्स होती हैं उनकी क्रिस्टल में लेयर्स के बीच में डिस्टेंस, इंटर एटॉमिक डिस्टेंस कितना होता है। FTR आपको पता है फंक्शनल ग्रुप की आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ होते हैं। समटाइम हमने फंक्शनल ग्रुप भी आइडेंटिफाई करना होता है। UV विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर ये स्पेसिफिक मेटल आयंस को डिस्कस करने के लिए यूज होता है और कॉमन है। दिस इज यूज इन द लैब ऑन द बेसिस ऑफ लैम्डा मैक्स। इसके अलावा एक है सैम, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन मैक्रोस्कोपी। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन मैक्रोस्कोपी दिस गिव द सरफेस मॉर्फोलॉजी के बारे में इंफॉर्मेशन देती है, एलिमेंटल कंपोजिशन बताती है, और इसमें एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी एक्सरे यूज़ की जाती हैं। ठीक है, दिस इज दी गिव द क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एलिमेंटल डाटा को भी एनालाइज करते हैं। ठीक हो गया। तो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी एक्सटर्नल सरफेस, नोट कर लें ज़रा इसको, एक्सटर्नल सरफेस की मार्फोलॉजी को डिस्कस करती है। और एक होता है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, टैम जिसको कहते हैं। एक होता है सैम, दिस इज द सैम टेक्निक। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी ये आपकी आउटर सरफेस की मार्फोलॉजी को चेकआउट करने के लिए यूज होती है, और एक टैम यूज होती है ये इंटरनल सरफेस को देखने के लिए यूज होती है। दिस इज कॉल्ड द ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। आप थर्मोग्राविमेट्रिक एनालिसिस भी यूज़ करते हैं जिसमें आप वेट चेंज देखते हैं विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। ठीक है, और इसमें डिहाइड्रेशन का फिनोमेना होता है, डिकम्पोजिशन होती है डिफरेंट। फॉर एग्जांपल ये आपके पास है मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट .7H2O। तो पहले आप ये ओरिजिनल कंपाउंड लेते हैं, फिर आप क्या करते हैं, चेक करते हैं, जब आप टेम्परेचर देते हैं, हीट करते हैं, तो हाइड्रेशन हो डिहाइड्रेशन हो जाती है, तो मैग्नीशियम सल्फेट में कन्वर्ट हो जाता है, और इसका वेट लॉस होकर मैग्नीशियम सल्फेट में आ जाता है। तो इससे हमें अंदाज़ा हो जाता है कि इसका कितना वेट था सैंपल के अंदर। डिफरेंशियल थर्मल एनालिसिस, थर्मोग्राविमेट्रिक एनालिसिस, डिफरेंशियल थर्म। तो ये वर्ड डिफरेंशियल जो है ये यूज़ होता है टेम्परेचर डिफरेंस के। हम क्या करते हैं, टेम्परेचर डिफरेंस मेजर करते हैं, ये नोट करें, इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें अंदर। ठीक है, बिटवीन द सैंपल एंड इंटरफेरेंसेस। तो इस तरह जो है आप फेज चेंज या मिनरल ट्रांजिशन को भी देख सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टेक्निक्स हैं जो आपकी डिकम्पोजिशन ऑफ मिनरल्स एंड में आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था, आप इसको ज़रूर रिवाइज करें इंशाल्लाह। तो यहीं से ही पेपर होगा आपका, ऑलमोस्ट क्वेश्चन यहीं से लिए जाएंगे, इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स होंगे, तो इसको रिवाइज करें, समझें और प्रैक्टिस करें। ओके जी स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।